न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे कि कहीं भी कोई एक फोर्स काम करती है तो उस फोर्स के अगेंस्ट कहीं ना कहीं रिएक्शन भी होता है। ठीक है। अब यहाँ दो कंफ्यूजन बड़े अजीब से हैं, अटपटे से हैं, और लगभग लगभग 90-95% ओवरऑल दुनिया को ये बात कंफ्यूज करती है कि जी जब हम दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं तो हम फोर्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम फोर्स लगाने के कैपेबल हैं। सुबह पराठे खाए हैं मलाई मार के, दूध पिया है, तो हमारे अंदर एनर्जी है फोर्स लगाने के लिए। दीवार ने तो पराठे नहीं खाए, इसने तो दूध नहीं पिया, ये कैसे फोर्स लगा देगी? इसमें फोर्स लगाने की ताकत कहां से आ गई? ये कैसे फोर्स लगा देगी? है ना मूर्खता की बात। भाई आप फोर्स लगा रहे हो दीवार पर, अगर आप भूखे प्यासे हैं, थके हुए हैं, तो लगा पाओगे क्या फोर्स? मैं कहूंगा आप में से किसी को चलो फोर्स लगा लो, सर बहुत थके हुए हैं, आप मत कहो फोर्स लगाने के लिए, क्योंकि वो जो एनर्जी फूड आपने कंज्यूम किया था सुबह वो यूज्ड अप हो गया सारा। अब इसने तो कभी जन्म जन्मांतर में कभी कुछ खाया ही नहीं, दीवार ने, ये कैसे फोर्स लगा देगी? तो न्यूटन्स लॉ तो बड़े मूर्खता की बात है ना कि भाई दीवार पे फोर्स लगा रहे हो आप, दीवार आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। ऐसी बस दीवार फोर्स लगा रही है, दीवार को क्या पता कोई फोर्स लगा रहा है मेरे ऊपर नहीं लगा रहा, मैं कैसे फोर्स? लेकिन वास्तविकता यही है कि दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है। अब फोर्स लगाने के लिए इसको ताकत कहां से मिली? पराठे वराठे तो खाए नहीं इसको। तो एक बात क्लियर रखिएगा, फोर्स लगाने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती कभी भी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वर्क करने के लिए, वर्क करने के लिए। अभी आगे वर्क वाला चैप्टर है, उसमें और ज्यादा बात ये क्लियर हो जाएगी। फोर्स लगाने के लिए किसी भी एनर्जी की, पराठे की, दूध की, मलाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। अर्थ हम सब पर, इस सब चीजों पर फोर्स लगा रही है। अर्थ ने कौन से पराठे खा लिए कभी? फोर्स लगाने के लिए रिक्वायरमेंट है ही नहीं एनर्जी की। एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वर्क करने के लिए। ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये कैमरा मेरा रखा हुआ है, तो कैमरे पे तो नीचे फोर्स लगा रही है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ नीचे की तरफ, लेकिन टेबल ने रोका हुआ है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इसने फोर्स लगाकर ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रखा है। लेकिन ये टेबल बस फोर्स ही लगा सकती है, इस लैंप को हिला नहीं सकती अपनी जगह से। इसे हिलाने के लिए, इसे ऊपर या नीचे उठाने के लिए चाहिए एनर्जी, वो टेबल के पास नहीं है, वो आपके पास है। अच्छा आप 10 मिनट 5 मिनट दीवार पर फोर्स लगाते रहे, थक जाएंगे। टेबल के ऊपर मैंने इतनी सारी किताबें रख दी, 20 किलो वजन रख दिया, ये तो नहीं थक रही है, तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन, क्योंकि इसे चाहिए ही नहीं एनर्जी। अच्छा आप क्यों थक रहे हो? आप क्यों थक रहे हो? क्यों? आपने क्या करा? एनर्जी तो लूज तब होगी जब कुछ करा हो आपने। भाई एक मजदूर को आप बुला लो, उससे कहो कि बेटा ये ईंटें हैं छत पर पहुंचानी, हाँ जी पहुंचा दूंगा। शाम को आप वापस आए, ईंटें वहीं रखी हैं, वह थक गए जी, पैसे दो लाओ जल्दी से। आप दे दोगे पैसे उसे? काय में थक गया तू, ईंटें तो वहीं की वहीं रखी है, एक भी ईंट ऊपर नहीं पहुंचाई। तो जब आपने दीवार पर फोर्स लगाया तो आप क्यों थक रहे हो? कर तो कुछ भी नहीं रहे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बायोलॉजी की बात है, मैं ज़्यादा नहीं इसके बारे में जानता। लेकिन जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट चलते हैं मसल्स में। मसल लगातार कांटेक्ट रिलैक्स होती हैं, इवन इफ के आप कंटिन्यूअस फोर्स लगाए रखते हैं तब भी। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसे हम देख ही नहीं पा रहे, उस डिस्प्लेसमेंट में बार बार आपको वर्क करना पड़ता है और एनर्जी लूज हो जाती है। पहला कंफ्यूजन तो ये कि फोर्स लगाने के लिए ताकत एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ना पराठे चाहिए, ना मलाई घी दूध कुछ नहीं चाहिए।
चाहिए वर्क करने के लिए। अभी हम फिलहाल वर्क से दूर हैं। सेकंड कंफ्यूजन के अगर फोर्स आपने लगाई और आपके अगेंस्ट भी उतनी ही इक्वल और बराबर फोर्स लग गई, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, तो फिर कोई भी मोशन पॉसिबल कैसे है? फिर तो कभी कुछ होना ही नहीं चाहिए, कभी कुछ हिलना ही नहीं चाहिए अपनी जगह से। अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मैंने दो फोर्स लगा रखी है, दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट है एग्जैक्टली, तो ये तो कभी हिलना ही नहीं, तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, कभी भी कभी कुछ होना ही नहीं चाहिए। फिर तो कोई मूवमेंट, कोई एक्सेलरेशन या मूव करता हुआ कोई हमेशा चलता रहे, रुके ही कैसे हो? तो इसके लिए याद रखिए कि एक्शन और रिएक्शन ये एक बॉडी पर काम नहीं करते, ये दो अलग अलग बॉडीज पर काम करते हैं। आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, आप भरपूर फोर्स लगा रहे हैं दीवार पर, दीवार आप पर लगा रही है, आप पर भी नेट नॉन जीरो फोर्स है, दीवार पर भी नेट नॉन जीरो फोर्स है। उसका असर आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन होता है उसका इफेक्ट। दीवार को जब आप हिलाते हैं तो वो हिल जाती है वास्तव में, हिल जाती है वास्तव में, लेकिन इसका मास इतना बड़ा है, पूरी बिल्डिंग जुड़ी हुई इस दीवार के साथ में, कि वो आपको पता नहीं चलेगा कितनी हिली है। तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, अपोजिट है, लेकिन दो अलग अलग बॉडीज पर है। जब दो अलग अलग बॉडीज पर है तो दोनों में ही मोशन हो जाएगा। हाँ, किसी एक में हो सकता है, दूसरे में ना हो। एक्चुअली तो दोनों में ही होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं कि दोनों में ना हो, केवल हमारी हिंदी या साउथ पिक्चर्स के अलावा। वहां वो यूं मुक्का मारता है, हीरो, हीरो ऐसे यूं मुक्का मारता है, ठीक है। तो हीरो, हमारा जो हीरो है, तो वो मुक्का मारा, अब वो तो वही खड़ा है, वो तो भैया नहीं खड़ा है, बिल्कुल एक बाल बराबर नहीं रहा, और जिसको उसने मुक्का मारा वो वहां जाएगा बड़ा दूर, हवा में उड़ते हुए वहां जगह। नेवर पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है ऐसा। मारने वाले भी पीछे हटेगा अपने आप, हट नहीं हटना उसको। क्यों? क्योंकि अगर एक्शन हुआ है तो उसका रिएक्शन भी है, बिल्कुल इक्वल है, अपोजिट है, अलग अलग बॉडीज पर है, और क्योंकि अलग अलग बॉडीज पर है तो दोनों में ही मोशन होता है। कम या ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर मास, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। इतना कम भी हो सकता है कि हिले ना। एक हाथ, एक चूहा हाथी को मुक्का मार दे, क्या होगा? हाथी पे क्या असर पड़ेगा? इतना कम असर पड़ेगा उसके ऊपर कि उसको पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मास। उसको मोमेंटम इतना कम चेंज होगा कि उसे अंतर ही नहीं पड़ेगा कुछ भी। क्लियर है बात? तो थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैथमेटिकली हम इसे प्रूव नहीं कर सकते, ये होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये ए, दूसरी बॉडी ये बी, ठीक है। अगर बी ने ए पर फोर्स लगाया तो ए ने भी बी पर फोर्स लगाया होगा। तो दिस इज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दिस इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और दोनों में क्या रिलेशन है? एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, या इन जनरल आप कैसे कह सकते हो? एफ वन टू इक्वल्स निगेटिव ऑफ एफ टू वन। राइट, कीजिए। फर्स्ट लॉ न्यूटन क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या बताया? बताया कि फोर्स क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने बताया कि फोर्स है क्या? एक कॉज। न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बताया?
कितना है ये, उसका मैग्नीट्यूड बताया। और न्यूटन्स थर्ड लॉ बताता है कि इसका नेचर कैसा है। फोर्स का नेचर है कि हमेशा पेयर में चलेगी, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस का हमेशा एक पेयर बन के चलेगा। ठीक है, तो लिखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फोर्स, दैट इज forces occur forces always occur in the form of a pair of action and reaction, of action and reaction.